गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। देखिए, आज का विषय जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण विषय है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ने के लिए आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए शाम तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हिस्ट्री की बात करें तो इस साल यूपी पुलिस के पेपर में इतिहास विषय से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए। इसे जबकि ज्यादा प्रश्न राजव्यवस्था से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इतिहास विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न आए और उम्मीद है अगले पेपर में भी इतिहास विषय से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पहले इसके नाम पर बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई और नाम भी प्रचलित हैं, जैसे एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सबसे पहले जो सभ्यता में खोज हुई थी वो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, घग्गर यानी सरस्वती और उत्तरी दिशा में सिंधु, तो इन दोनों नदियों के बीच में सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह भारत की नहीं विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इस कारण लोग इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और भी कुछ नाम चलते हैं, लेकिन जो दृष्टिकोण में दो नाम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, दो नाम अत्यधिक प्रचलित है। हम भी आगे इन्हीं दो नामों के हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखिए, सभ्यता की खोज के विषय में बताएं तो आप सभी ने सुना होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और मोहनजोदड़ो की खोज राखलादास बनर्जी ने। लेकिन ये 19वीं सदी से पहले ही चीजें शुरू हो गई थी। 1836 के आसपास चार्ल्स मेसन नाम के पुरातत्वविद हुए और उन्होंने सबसे पहले सभ्यता के बारे में बताया। लेकिन अंग्रेज ये चाहते नहीं थे कि भारत की सभ्यता लोगों के सामने आए, और एक जो व्हाइट वर्डन थ्योरी थी, श्वेत श्रेष्ठता का सिद्धांत कि जो व्हाइट हैं वही श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो राज कर रहे थे पूरे संसार पर कि जो श्वेत लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं और जितने भी संसार के ब्लैक लोग हैं हम उनको सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य कर रहे हैं। ये अंग्रेजों का थॉट था। लेकिन अगर इस सभ्यता के बारे में पता चल जाता तो हमें ये पता चल जाता कि भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो चार्ल्स मेसन को ब्रिटेन भेज दिया गया। उसके बाद जब रेल लाइन की शुरुआत हुई तो उसमें जब ट्रैक बिछा रहे थे लाहौर के लिए, तो कुछ वहां ईंटें पाई गई, लेकिन उन्होंने उन ईंटों को ट्रैक पे ही काम में ले लिया और ये सभ्यता दब गई। लॉर्ड कर्जन जब भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बने तो उन्होंने ASI की स्थापना की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड कनिंघम। ASI की स्थापना के बाद जॉन मार्शल को ASI का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई और 1922 में राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो, ये दो नगरों की खोज हुई। और ये पूरे विश्व में क्रांति की तरह फैल गई ये घटना, क्योंकि ये संसार की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जहां ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए नगर थे, 2 से 3 मंजिला इमारतें थीं, सभी नगरों में अलग अलग रसोई, स्नानघर और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ढकी हुई नालियां थी, सीवर की व्यवस्था थी। ये संसार की किसी भी सभ्यता में दिखाई नहीं देता है। तो चलिए लिखते हैं। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के विषय में हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने बताया। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने बताया। देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की या हड़प्पा नगर की खोज किसने की, तो आएगा दयाराम साहनी।
अगर वो कहें हड़प्पा सभ्यता की भविष्यवाणी किसने की, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो चार्ल्स मैसन। इन्हें एक्सकवेशन, इन्हें खुदाई करने, खोज करने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने उस परिदृश्य को देखकर यह बताया था कि यहाँ जरूर कोई सभ्यता होगी। तो भविष्यवाणी किसने की, सबसे पहले किसने बताया, अंदेशा किसने लगाया, कोई भी शब्द ये प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो नाम आएगा चार्ल्स मेसन ने। आगे लिखिए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। इस साल का क्वेश्चन था ASI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ASI की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए, तो देखिए दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ASI या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम निदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड कौन थे, तब थे जॉन मार्शल। आगे लिखिए, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में 1921 जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज हुई। हड़प्पा नगर की खोज हुई। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अंग्रेजी में बोलते हैं मोहनजोदारो। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। राखलदास बनर्जी थे। अब देखिए इस सभ्यता की एज के बारे में कई विवाद हैं। किसी भी पुराने फॉसिल्स की या पुरानी सभ्यताओं की एज ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग की जाती है। C12 कार्बन 12 कितने वर्षों में उसका क्षय हुआ उसके आधार पर हम एज निकालते हैं। तो किसी भी फॉसिल्स की जीवाश्म की आयु निकालने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग की जाती है। दो है, एक रेडियो कार्बन डेंटिंग, एक यूरेनियम कार्बन डेंटिंग। रेडियो कार्बन डेंटिंग 50,000 साल पुराने जीवाश्म की जाती है, लेकिन जो 50,000 वर्ष से भी पुराना है उसके लिए यूरेनियम कार्बन डेंटिंग की जाती है। लिखिए, हेडिंग डालिए, रेडियो कार्बन डेंटिंग।
रेडियो कार्बन डेंटिंग। किसी भी जीवाश्म की फॉसिल्स, अंग्रेजी वाले फॉसिल्स लिखिए, किसी भी जीवाश्म की आयु का, किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग, रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, परंतु जीवाश्म की आयु, परंतु जीवाश्म की आयु 50,000 वर्ष, परंतु जीवाश्म की आयु 50,000 वर्ष से अधिक होने पर, 50,000 वर्ष से अधिक होने पर यूरेनियम कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। 50,000 पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। 50,000 वर्ष से अधिक होने पर यूरेनियम कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की एज कितनी मानी गई है, तो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। नीचे लिख लीजिए ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, तो लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की आयु, द एज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की आयु 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व मानी गई है। 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व मानी गई है। अब देखिए इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मानव का विकास हुआ उसमें जो विकास था वो पूरे संसार में एक चक्र से नहीं चल रहा था, कहीं विकास ज्यादा था कहीं कम था। तो एज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नॉट इक्वल ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में डेवलपमेंट की एज या समय एक साथ नहीं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही है जो संसार की पहली नगरीय सभ्यता है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां अब भी महापाषाणकालीन एज चल रही है। या सुदूर अफ्रीका की बात करें तो वहां अब भी नवपाषाण काल की एज चल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं, सभी जगह बदलता हुआ। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो वो देख लेते हैं। यहां से प्रश्न भी बने हैं। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में स्थान है मांडा, और ये स्थान कहां है, जम्मू कश्मीर में। और यहां नदी कौन सी है, चेनाब। चेनाब रिवर के किनारे नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर, उससे आगे विस्तार नहीं मिलता है। देखिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। रिवर वैली सभ्यताओं की, सिविलाइजेशन के पालने हैं। क्यों? क्योंकि संसार की सारी सभ्यता रिवर वैली के किनारे ही फली फूली है। इसका कारण क्या है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है, और जो रिवर वैली की मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। वहां जीन पूल की वैरायटी बहुत ज्यादा है, जंगली जानवर हैं शिकार के लिए, फ्रूट्स हैं, एनवायरमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है। इसलिए संसार में आप कहीं की भी सभ्यता देखो, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे फैली। अगर हम दक्षिणी अमेरिका में एजेटिक या माया सभ्यता की बात करें तो अमेजन नदी के किनारे फैली, और यहाँ बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली। तो उत्तर में चेनाब नदी के किनारे मांडा, जम्मू कश्मीर है। अगर हम साउथ की बात करें, दक्षिण, तो दक्षिण में आता है दैमाबाद।
और दैमाबाद है महाराष्ट्र में। ये अच्छे से याद होने चाहिए, प्रश्न बने हैं यहां से। दैमाबाद महाराष्ट्र और यहां नदी है गोदावरी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की। पश्चिम में पाकिस्तान या अफगानिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, वहां से जाकर एक जगह का नाम है सुतका गेंडोर। यहां से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, आगे लिखाया जाएगा। पश्चिम में सुतका गेंडोर और नदी कौन सी है? दाश्क नदी। अगर हम पूर्व की बात करें तो आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये कहां है? मेरठ में। और यह नदी कौन सी है? हिंडन। तो एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और किस नदी के किनारे है? चेनाब। दक्षिण में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, किस नदी के किनारे है? गोदावरी। पूर्व में आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, किस नदी के किनारे है? हिंडन। और पश्चिम में सुतका गेंडोर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे। यह है विस्तार। क्या है? विस्तार। यानी यहां से पाकिस्तान से लेकर, अगर मैं बात करूं क्राउन की, ये पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र और गुजरात का ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, और यहाँ पे सेंटर में मेरठ तक ये वाला क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आता है। अभी नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है स्टेज में, साउथ में कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा, तो उत्तर पश्चिम का ये क्षेत्र ही सभ्यता का केंद्र रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे जो बेसिक है यहां तक, ये तो मैंने सब लिखा दिया। आगे आते हैं नगर, उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो कौन सा नगर किस राज्य में है या किस स्थान पर है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, उस नगर की खोज किसने की, दूसरा क्वेश्चन ये होगा। और तीसरा क्वेश्चन है किस स्थान से क्या मिला, जैसे जुता हुआ खेत कहां से मिला, युग्म समाधियां कहां से मिली, मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले, श्रृंगार के सामान के साक्ष्य कहां से मिले, पूछा गया क्वेश्चन है। कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इस पूरी सभ्यता की बात करें तो मोर देन 1000 से ज्यादा यहाँ साइट, लेकिन 6 नगरों को सबसे बड़ा नगर माना गया। तो बहुत ज्यादा साइट है, 6 प्रमुख नगर हैं। तो 6 नगर तो हम डीप में पढ़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे 2-3 नगर और देख लेंगे। और करना क्या है उनमें, कहां है, किसने खोज की है और क्या क्या यहां से मिला। तो हेड डालो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, इंपोर्टेंट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा। तो सबसे प्रमुख नगर है हड़प्पा। देखिए इसमें दोबारा नहीं लिखवाएंगे। 1921 में खोज की किसने? दयाराम साहनी ने। यह नदी नहीं लिखाई थी पहले। तो जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है बताइए? रावी नदी के किनारे। और किस तरफ है? बाएं तट। तो लिख लीजिए, इसमें खोज करता नहीं लिख रहे, पीछे लिख लिया था। लिखो, यह नगर रावी नदी के बाएं तट पर है। यह नगर रावी नदी के बाएं तट पर है। यहां से देखिए क्या क्या मिला। यहां से अन्नागार, फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए एक बिल्डिंग थी जो रावी नदी के किनारे थी। यहां से एक अन्नागार, फूड ग्रेन स्टोरेज लिख सकते हैं अंग्रेजी वाले, अन्नागार, कौमा, अन्न कूटने के चबूतरे
अन्न कूटने के चबूतरे, तथा एक कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सीमेंट। बहुत बढ़िया। तथा एक कब्रिस्तान मिला, सेमेट्री। तथा एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37 नाम दिया गया है, जिसे R37 नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है R37 कब्रिस्तान कहां से मिला? हड़प्पा से मिला, जिसे R37 नाम दिया गया है। दूसरा प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, जिसे हड़प्पा की राजधानी भी कहा जाता है कि भैया सिंधु सिविलाइजेशन की ये राजधानी माना जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो के कई नाम। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मुर्दों या मृतकों का टीला। नाम लिख लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन बने हैं। मृतकों का टीला। दूसरा नाम है स्तूप टीला। यहाँ पर एक अशोककालीन स्तूप बना हुआ है, बौद्ध स्तूप। मृतकों या मुर्दों का टीला, स्तूप टीला। सिंधु का बाग, गार्डन ऑफ सिंधु। क्वेश्चन आ सकता है सिंधु का बाग किस नगर को कहा जाता है? तो क्या है? मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। मुर्दों का टीला से भी क्वेश्चन बना है, मुर्दों या मृतकों का टीला। स्तूप टीला से भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो इस बार उम्मीद करिए यूपी पुलिस आपको सरप्राइज देने वाला है। तैयारी में लगे हैं लोग, धरपकड़ शुरू हो गई अपराधियों की। और देखिए अप्रैल में चुनाव है, शायद 26 है बुलंदशहर में, 26 अप्रैल की डेट है चुनाव की। और अगर पेपर का अनुमान लगाएं तो मई में सरकार का गठन, मई के लास्ट तक। जून, जुलाई, अगस्त में, जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला है, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका पेपर होने की संभावना है। पेपर की बात करें तो लेवल हाई रहेगा इस बार। कोई भी पेपर जो लीक होता है उसके बाद लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी आप लोगों को समस्या हुई है वो ये है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस में। वो आपको मैं जून जुलाई में पेपर से जस्ट 15 दिन पहले कराऊंगा। उसकी पूरी एक्सरसाइज मेरे पास है और आपको यही और आपको ही डिसीजन लेना। देखिए उन प्रश्नों को किसी किताब से रट के नहीं कर सकते, वो आपके विवेक पर, आपकी डिसीजन मेकिंग पर है। लेकिन हम कुछ तरीके ऐसे सीख सकते हैं कि इन सिचुएशन में क्या फैसला लेना। कहीं दंगा हो रहा है तो क्या करना, जाके गोली चला देनी है? नहीं, सबसे पहले बातचीत करनी होती है और पुलिस की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। तो 14 से 15 किसी सेट में 11 थे, किसी में 14 थे, किसी में 15 थे क्वेश्चन। बच्चों को समस्या आई कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो बड़े क्वेश्चन थे, वो पढ़े नहीं गए। उसके लिए एक चीज आपको कर लेनी है, 2-3 दिन तो अजीब लगेगा लेकिन बाद में ठीक लगेगा। कोई भी पेपर हो सके तो दैनिक जागरण, पेपर पढ़ने की आदत डालिए। रीडिंग स्किल बोलते हैं इसको। रीडिंग स्किल अच्छा है तो वो 15 क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। आप एक पुलिस अधीक्षक हैं, ये हो रहा है, 4 ऑप्शन है। जब आप पढ़ने की आदत डाल लेंगे, पेपर अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, वो क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। बहुत ही जीते, बस दिक्कत कहाँ थी? टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा थी, पढ़ने में बहुत टाइम जा रहा था। तो पेपर पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण यहाँ मिलता नहीं, जो आ रहा है उसे ही पढ़िए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए सारे लोग, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, बाद में लिंक बता दूंगा मैं उसका। और जो भी करंट अफेयर में ग्रुप में भेज रहा हूं वो एक रजिस्टर में नोट करते रहिए। डेली करंट अफेयर बहुत सारी बन रही है। पेपर जो लीक हुआ है उससे 1-2 प्रॉब्लम और हुई हैं, काम बढ़ गया है। इस बार चुनाव कवर करने पड़ेंगे आपको सारे, यूपी से तो मोस्टली कवर ही करने पड़ेंगे। दूसरा, यूपी का बजट अलग से कवर करना होगा और केंद्र का बजट भी नया पढ़ना होगा। कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर की क्लास कल शाम को मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा 1 घंटे की। आज हम हिस्ट्री और हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो पुरानी क्लास थी, हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, वहां से आगे चलेंगे। चलिए यहाँ लौटते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, स्तूप टीला, सिंधु का बाग, ये इसके 4 नाम हैं, इन्हें देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है। पहले लिख लेते हैं किस नदी के किनारे पर है। खोज किसने की थी? राखलदास
बैनर्जी ने खोज की थी। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट हैंड पर है। लिखिए यह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट। यह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। अंग्रेजी वाले लिखिए बिग बाथ, स्नानागार। बिग बाथ, स्नानागार। अब देखिए बड़े ही आश्चर्यजनक वस्तु है स्नानागार, बिग बाथ। अगर मैं इस बिग बाथ की बात करूं तो ओल्ड जमाने का स्विमिंग पूल तो कह सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस स्विमिंग पूल वाला नहीं था, उद्देश्य स्विमिंग पूल का नहीं था। ये धार्मिक या उत्सवों के समय पर स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ के बहुत सारे मंदिरों में तालाब पाए जाते हैं, उसी तरीके से बनाया गया है। बड़ा तालाब है, 15 मीटर और 4 मीटर और 2 मीटर इसकी गहराई है। पूर्व और पश्चिम दिशा में इसमें सीढ़ियां बनी हुई, दक्षिण दिशा में गंदा पानी निकलने के लिए नाली बनाई गई। इसकी जो सतह है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं और कुएं हैं जिनसे इसे भरा जाता रहा होगा। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है, वंडर ऑफ करंट वर्ल्ड या बिग बाथ। पूछा जा सकता है स्नानागार को किस इतिहासकार ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है? तो जॉन मार्शल। लिखिए इसके बारे में। यह है पक्की ईंटों से बना हुआ है, यह पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसका प्रयोग पूजा और अनुष्ठान, होली पर्पज लिख सकते हैं अंग्रेजी वाले, यूज ऑफ बिग बाथ फॉर होली पर्पज। इसका प्रयोग पूजा और अनुष्ठान के लिए किया जाता रहा होगा। इसका प्रयोग पूजा और अनुष्ठान के लिए किया जाता रहा होगा। अब आ सकते हैं, अगर ये वाहियात क्वेश्चन बनाने पर उतर ही गए तो पूछ सकते हैं कि इसका किस लिए प्रयोग कर दे, तो दे देंगे का नहाने के लिए, बी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जो अपनी पर आ गए तो इतने वाहियात क्वेश्चन बनाए। तो हम हर कोर को देख के चलेंगे कि भाई प्रयोग किस लिए होता था स्नानागार का, तो पूजा और अनुष्ठान के समय सार्वजनिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा मानते हैं। अब मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूं, किया जाता रहा होगा। देखिए एब्सोल्यूट स्टेटमेंट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो सिंधु सिविलाइजेशन की लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं गई है, जो इंस्क्रिप्शन है उनके वो पढ़े नहीं गए हैं। तो ये जो सब बातें हम लिख पा रहे हैं अनुमानों के आधार पर ही लिख पा रहे हैं। अगर हम प्रूफ के साथ बात करें तो वो शुरू होती है वैदिक काल से, क्योंकि वेद पढ़े जा चुके हैं, उनके अर्थ भी निकाले जा चुके हैं। तो जब हम प्रूफ के साथ बात करेंगे तो बात करेंगे वैदिक काल से। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सभी इतिहासकार अलग अलग माध्यम से अनुमानों के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे जो कपल ग्रेव मिली है, युग्म समाधियां मिली हैं, तो कोई इतिहासकार ये भी कह रहा है कि भैया यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी, इसलिए मेल फीमेल को एक कब्र में दफनाया गया है। लेकिन ऐसी समाधियां 2-3 जगह से मिली हैं। अगर सती प्रथा होती है किसी भी क्षेत्र में तो वो सभी एक बड़े वर्ग में पाई जाती है। अगर बाद में भी सती प्रथा की बात करें तो सवर्णों में तो सती प्रथा थी, तो एक बड़े वर्ग में थी। 3 या 4 समाधियां मिलने से हम ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि क्या है यहाँ सती प्रथा है। तो ये सब अनुमानों में चल रहा है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं। लिखिए इसमें एक लाइन और, जॉन मार्शल, ये कौन है भाई? क्लास में ही हो और कहीं हो? जॉन मार्शल कौन है? अभी आए तो थे? अरे हेड है एएसआई। जब कहीं खुदाई होगी, जब आप कोई साइट पे जाके काम कर रहे हैं तो हेड देखने आएगा ना भाई क्या काम किया क्या नहीं किया। तो जब जॉन मार्शल आए स्नानागार को देखने तो कह रहे भाई बहुत बढ़िया इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। तो दयाराम साहनी बोले सर ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये पूजा के पर्पज के लिए प्रयोग होता है। और जब उसकी बनावट इन्होंने देखी जॉन मार्शल ने तो कह रहे हैं ऐसे तो हम भी नहीं बना पाते हैं अब भी। तो कह रहे हैं कि भैया ये तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है कि 3500 ईसा पूर्व कोई ऐसा सोच पा रहा था।
कि गंदे पानी निकलने के लिए व्यवस्था भी है, नीचे भी पक्की नालियां हैं, सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, कुएं बनाए गए हैं, और सबसे बड़े आश्चर्य के बाद चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। तो ऐसा इतने पहले सोच पाना बहुत बड़ी बात है। लिखिए, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। अब दूसरी इमारत लिखिए, यहां कहा मिला है अन्नागार। देखिए क्वेश्चन था जो बच्चे गलत करा रहे। क्वेश्चन सुनिए क्या था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बच्चे लगा गए स्नानागार। पहले तो स्नानागार इमारत में, अन्नागार, अन्नागार का मतलब फूड ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग। तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है, तो इसके आगे लिख लीजिए सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत। एक यहां सभा भवन मिला है, मीटिंग हॉल जिसमें मीटिंग होती थी। अब सभा भवन क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी संरचना है, पिलर्स लगे हुए हैं, एक मेन बिग चेयर्स है कि यहाँ पे राजा बैठता रहा होगा, और साइड में छोटी चेयरों के अवशेष मिले हैं और पिलर्स लगे हुए हैं। तो उसको देख के हम कहते हैं कि भैया ये कॉन्फ्रेंस हॉल रहा होगा किसी सभा का, राजा और सरदार सारे लोग बैठ के यहाँ बातचीत किया रहे होंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण, ऊपर लिख दे रहा हूं नहीं दिखेगा, चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है पुरोहित आवास, प्रीस्ट हाउस। पुरोहित आवास इसलिए कहा गया है कि उसमें कई फायर रैंप बने हुए हैं, अग्निकुंड बने हुए हैं, पूजा की सामग्रियां हैं, माता देवी की प्रतिमा वगैरह उस घर में है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि भाई ये पुरोहित जो होगा उसका घर रहा होगा, इसलिए यहाँ पूजा पाठ की चीजें ज्यादा मिली। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर धार्मिक जीवन में तो मैं दिखाऊंगा ही, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। तो क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या प्राप्त नहीं हुआ है? मंदिर। मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही चल रही है। मूर्तियां मिली हैं, शिव के आदि रूप की मूर्तियां, माता देवी की, है ना, पृथ्वी को पूजने की मूर्तियां, नागों को पूजने की, वृक्षों को, सारी मूर्तियां खूब मिली, सील मोहरें भी मिली हैं, लेकिन कोई मंदिर जैसी आकृति नहीं मिली। मंदिर बहुत बाद में जाके गुप्ता पीरियड में शुरू होते हैं, गुप्ता मौर्य से बाद में गुप्त पीरियड में मंदिर सामने आते हैं। तो मंदिर जैसी कोई संरचना सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है, जबकि परवर्ती सभ्यता चाहे मेसोपोटामिया की हो या माया सभ्यता हो, वो लोग मंदिर पिरामिड नुमा बनाते थे, क्योंकि सिंधु सिविलाइजेशन वाले मंदिर का निर्माण नहीं करते थे, मूर्ति पूजक थे। तो मंदिर नहीं मिला है, पुरोहित आवास मिला है। अगली जो वंडरिंग चीज है वो है ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल की आइडल, ब्रॉन्ज की, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, जो संसार में क्लासिकल डांस का सबसे पुराना एविडेंस है। तो इसे और लिख लीजिए। यहां से कांसे की, यहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना उदाहरण है। द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। इंग्लिश आ गई मुझ पर तो 4 दिन में। जो शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना उदाहरण है। चलिए अगली साइड देखते हैं। अगली साइड का नाम है चनहूदड़ो। यह है सिंधु नदी के किनारे है। इनकी नदियां कभी नहीं पूछी गई, खोजकर्ता पूछ लेते, वो भी मिलान के लिए आए, मैचिंग के। यह है सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज R.C.
मजूमदार ने की, इसकी खोज आरसी मजूमदार ने की, आरसी मजूमदार ने की। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से क्या मिला है? श्रृंगार का सामान। क्वेश्चन पूछा गया श्रृंगार का सामान किस स्थान से मिला है? चनूंदड़ों से। तो लिखिए आरसी एनजी है, आरसी है, एनजी चेक कर लीजिए। एनजी है, आरसी एनजी है भाई, क्लियर कर लीजिए इसको। एनजी मजूमदार, आरसी मजूमदार भी है और दूसरा है हाँ, एनसी एनजी है, एनसी नहीं है, एनजी एनजी मजूमदार। नाम लिख लीजिएगा। लिखिए यहां से एक मनके बनाने का कारखाना, अंग्रेजी वाले लिखें बीड्स फैक्ट्री, बीड्स मतलब मोती। यहां से एक मनके बनाने का कारखाना, मैके नाम के खोज करता हुए उन्हें मिला। यहां से एक मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब मोती। मनके किस किस के बनते थे? हड्डियों के बनाते थे, हाथी दांत के बनाते थे, पत्थर के बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, और सोने और चांदी के। सोने और चांदी के मनके अधिक मात्रा में नहीं मिले, तो हड्डियों के, पत्थरों के, हाथी दांत के, मिट्टी के मनके यानी बीड्स मोती मिले हैं। यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है, कौमा श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान डैश करके लिखिए क्या क्या मिला है। श्रृंगार का सामान डैश लिपस्टिक, तभी से चल रहा है धूमधाम से, लिपस्टिक कौमा काजल कौमा कंघा कोम्ब, कोम्ब कौमा उस्तरा आदि, उस्तरा आदि। अब यहां एक और चीज मिली है जो बन रही है, मिट्टी की पाइप नुमा पकी हुई नालियां मिली। उनके पास कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं थे उस टाइम पे, सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी को किसी पेड़ के तने के चारों ओर लपेटा और फिर उसको पकाया, जलाया, तो पेड़ का तना जलेगा और वो पक गई, फिर बाहर निकाल लिया वो। तो मिट्टी की पकी हुई नालियां इस शहर में मिली है। लिख लीजिए इस लाइन पर। यह एकमात्र स्थल है, यह एकमात्र स्थल है जहां से, यह एकमात्र स्थल है जहां से मिट्टी की पाइप जैसी नालियां मिली हैं, मिट्टी की पाइप जैसी नालियां मिली हैं। मिट्टी की पाइप जैसी नालियां